हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम जो है आप लोगों के लिए जो है अलग अलग प्रकार की वीडियो बना करके लाते रहते हैं। फिर आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर के आ गए हैं। इस वीडियो में जो है हम सेफ्टी से रिलेटेड जो है इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी आपका सेफ्टी के इंटरव्यू देते हैं तो जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन होता है उसका एक लिस्ट मैंने तैयार किया है। उसको जो है एक वीडियो के माध्यम से पार्ट बाई पार्ट करके लाते रहेंगे। ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट है इंटरव्यू क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जो है इस पर्पज से बनाया गया है कि आप जॉब लेने जाइएगा, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाइएगा तो क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो आप मान के लिए आप सेफ्टी ऑफिसर कोर्स कर रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको एक सेफ्टी ऑफिसर बनना होगा। तो आप इंटरव्यू देने जाइएगा। तो आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपसे भिन्न भिन्न प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, आइए देखते हैं कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जब क्वेश्चन, आप जो है इंटरव्यू के लिए जब जाइएगा जॉब के लिए, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा हु इज सेफ्टी ऑफिसर। आखिर ये सेफ्टी ऑफिसर होता कौन है भाई? किसको सेफ्टी ऑफिसर कहेंगे? तो वहां पे आप बता सकते हैं ये सेफ्टी ऑफिसर, ये सेफ्टी ऑफिसर इज एन इंटरनल एम्प्लॉय। सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है? एक इंटरनल एम्प्लॉय होता है, कंपनी के अंदर काम करने वाला एक व्यक्ति होता है, कर्मचारी होता है। हु इज असाइन टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट कंट्रोल, एक्सीडेंट, जिसको जो है हम लोग नियुक्त करते हैं ताकि वो एक्सीडेंट को क्या करे जी, रोके, उससे बचाव करे। रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी एंड इफेक्टिव इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनी सेफ्टी प्रोग्राम। और कंपनी में जो भी सेफ्टी प्रोग्राम हो रहा है उसको क्या करे जी, उसको इवेल्युएट करे, उसका जांच करे और उसको सही तरीके से कराए। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे जी, एक सेफ्टी ऑफिसर कहेंगे। या फिर आप शॉर्ट में बता सकते हैं ये सेफ्टी ऑफिसर आइडेंटिफाइड हैजार्ड, इन्वेस्टिगेट द टर्मिनोलॉजी एंड कंट्रोल देम बिफोर द समवन गेट हर्ट। सेफ्टी ऑफिसर क्या है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हजार्ड का निर्धारित करता है, हजार्ड को पहचानता है, एंड जो भी जो है टर्मिनोलॉजी है उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, कंट्रोल मेजर को देता है ताकि जो है एक व्यक्ति को क्या करे जी, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। ठीक है जी। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग एक सेफ्टी ऑफिसर कहेंगे। शॉर्ट में जान लीजिए हिंदी में क्या कहेंगे जी। तो सेफ्टी ऑफिसर एक कंपनी के अंदर काम करने वाला एक व्यक्ति होता है, एक एम्प्लॉय होता है, जिसका काम रहता है खतरों को रोकना, हैजार्ड को पहचानना। ठीक है। जो भी जो है वहां पे सेफ्टी रिलेटेड टर्म है उसका इवोल्यूशन करना, सेफ्टी प्रोग्राम कराना, और टर्मिनोलॉजी है उसको जांच करना। ठीक है जी। सभी जो वर्कर है उसका ध्यान रखना कि उसको किसी भी प्रकार का कोई इंजुरी नहीं है। तो ऐसा जो ड्यूटी कर रहा है उस व्यक्ति को हम लोग कहेंगे सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आप जब जाते हैं साइट पे तो आपसे दूसरा क्वेश्चन जो है वहां पे पूछा जा सकता है, व्हाट इज सेफ्टी। आखिर सेफ्टी क्या है? आप सेफ्टी का कोर्स भी किया है, सेफ्टी ऑफिसर भी बनना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सेफ्टी किसको कहेंगे, सुरक्षा किसको कहेंगे। तब कह सकते हैं सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हजार्ड्स, हजार्डियस कंडीशन विच कैन कॉज डैमेज, इंजुरी और लॉस ऑफ लाइफ। सेफ्टी क्या है? एक प्रकार का ऐसा बचाव है, चाहे सेफ्टी का मतलब होता है जो भी जो खतरनाक माहौल है उससे क्या है जी, वर्कर को बचाना। जो भी जो खतरनाक माहौल है उससे वर्कर को बचाना। जो क्या है जी, कैसे खतरनाक माहौल हो सकते हैं? तो जो व्यक्ति को इंजुरी पहुंचा सकता है, जो डैमेज पहुंचा सकता है, जो लॉस पहुंचा सकता है, अगर वैसा कुछ माहौल है तो उससे बचाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सेफ्टी कहते हैं। चाहे उससे सुरक्षा को हम लोग सेफ्टी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सेफ्टी ऑफिसर। आप सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स किए हैं, आप सेफ्टी ऑफिसर बनना भी चाह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में जो है एक सेफ्टी ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी होगी। ये आपको क्या होना चाहिए जी, पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में जो है एक सेफ्टी ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी होगी। तो देखिए सेफ्टी ऑफिसर को आपको क्या जिम्मेदारी होगा, ये आप देखिए कुछ जो है 10 मेन जो है जिम्मेदारी होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि ये चीज आपको भी पता होगा, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसका हम आंसर भी बताते चल रहे हैं। तो पहला क्या जिम्मेदारी होता है जी, इंप्लीमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एट द वर्क साइट। कार्यस्थल पर जो है हेल्थ एंड सेफ्टी जो पॉलिसी है उस कंपनी का, हर एक कंपनी का अपना अपना पॉलिसी होता है कि कैसे काम कराना है, कैसे किस तरीके से काम कराना है। तो जो है उस कंपनी का जो भी सेफ्टी पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट कराना किसका जिम्मेदारी रहेगा जी, सेफ्टी ऑफिसर का। ठीक है। गिविंग इंडक्शन ट्रेनिंग टू न्यू वर्कर, जो भी वर्कर है उसको इंडक्शन ट्रेनिंग
देना किसका काम है जी? तो एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। आप मेरे और वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको बताए हैं इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है। शॉर्ट में बता देते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब होता है जो भी वर्कर, नए वर्कर आते हैं, उसको जो ज्वाइनिंग के फर्स्ट दिन जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसको हम लोग इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। तीसरा जो सेफ्टी ऑफिसर का रोल होता है वो होता है प्रिपेयर टूल बॉक्स स्टॉक। मतलब उसका जो पहला तीसरा रोल होता है कि जो भी साइट पे जाए टूल बॉक्स स्टॉक कराना, यानी कि जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं टीबी टीम मीटिंग कराना। ये किसका जिम्मेदारी होता है जी? तो सेफ्टी ऑफिसर का होता है। चौथा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है जी? प्रिपेयर मंथली चेकलिस्ट एंड स्टेटिस्टिक्स। जो भी जो है आपके साइड में जो भी मशीनरी है, जो भी सिस्टम है, सबका जो है मंथली चेकलिस्ट प्रिपेयर करना एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। एक जो है मंथली डाटा को प्रिपेयर करना एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। चौथा, रिपोर्ट प्रिपेयर एक्सीडेंट एंड नियर मिस रिपोर्ट्स। जो भी जो है आपके साइट पे एक्सीडेंट हो रहा है, नियर मिस हो रहा है इंडस्ट्री में, उसको रिपोर्ट कौन करेगा जी? तो उसको एक सेफ्टी अफसर उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, रिपोर्ट करेगा। तो ये जिम्मेदारी जो होता है एक सेफ्टी अफसर को होता है। छठा जो है उसका जिम्मेदारी क्या होता है जी? अरेंज सेफ्टी मीटिंग, अरेंज सेफ्टी मैनेजमेंट मीटिंग। जो है कि सेफ्टी मैनेजमेंट मीटिंग को अरेंज करना जो है, अगर मान के लिए सेफ्टी में वो काम कर रहा है तो सेफ्टी मैनेजमेंट मीटिंग कौन लेगा जी? वही लेगा। तो एक सेफ्टी ऑफिसर का जो काम होता है कि मीटिंग को अरेंज करना भी जो क्या जी एक सेफ्टी ऑफिसर का काम है। उसके बाद उसका जो सतवा जो जिम्मेदारी होता है वो होता है अरेंज सेफ्टी ट्रेनिंग क्लास। अभी सेफ्टी क्या है कि साइट में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के काम होते हैं, तो वर्कर को जो है बारी बारी से बुला करके उस काम के बारे में क्लास देना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो उस ट्रेनिंग को कौन अरेंज करेगा जी? तो वहां के सेफ्टी ऑफिसर अरेंज करेंगे। तो ये भी क्या है? एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। आठवां जो जिम्मेदारी है क्या है? अरेंज मंथली सेफ्टी बुलेटिन। जो है कि सेफ्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा उस मंथ में, ठीक है जी, उसका रिपोर्ट कौन तैयार करेगा जी? तो सेफ्टी ऑफिसर करेगा। ये भी एक सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी है। इंस्पेक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। जो भी वहां पे अग्निशामक यंत्र है, फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका जांच पड़ताल कौन करेगा जी? तो सेफ्टी ऑफिसर करेगा। वहां पे जो भी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर है वो उसका जांच पड़ताल करते रहेगा कि वो क्या है जी फुली रेडी कंडीशन में हो, ताकि इमरजेंसी होने पे उसका उपयोग किया जा सके। तो ये भी एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। दसवां जो क्वेश्चन है, दसवां जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अरेंज फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्लास। वर्कर को फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। ये कौन देगा जी? तो एक सेफ्टी अफसर देगा कि अगर कुछ किसी को इंजुरी होता है तो कौन वहां पे देख रेख करेगा? हर समय तो सेफ्टी अफसर वहां उपलब्ध रहेगा नहीं हर वर्कर के पास। तो उसको सेफ्टी का फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा ताकि वो इमरजेंसी में व्यक्ति जो है फर्स्ट एड कर सके। उसके बाद उसका अगला जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है अरेंज सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम। जो भी सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम है, सेफ्टी को जो डेवलप करने के लिए, जो विकसित करने के लिए, चाहे उसको जागरूक करने के लिए जो प्रोग्राम है वो भी कौन अरेंज करेगा जी? तो वो भी सेफ्टी अफसर करेगा। ठीक है जी। क्विज कंपटीशन बिटवीन वर्कर। वर्कर को जागरूक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके बीच क्विज कराते हैं, कंपटीशन कराते हैं, उसको प्राइज देते हैं। तो ये सब काम जो है सेफ्टी के अंतर्गत आता है और इसको कराता है सेफ्टी ऑफिसर। ये सब भी सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी है। उसके बाद जो अगला जो है चेक इशू परमिट टू वर्क। जो भी जो है परमिट टू वर्क है उसको चेक कौन करेगा जी? तो सेफ्टी ऑफिसर करेगा। इशू भी कर सकता है बहुत सारे केसों में। ठीक है जी। इंप्लीमेंट स्लोगन पोस्टर डेंजर साइन एंड वर्क प्लेस। कहाँ कहाँ जो है स्लोगन लगाना है, कहाँ कहाँ जो साइन बोर्ड लगाना है, कहाँ कहाँ डेंजर का खतरा का बोर्ड लगाना है, ये सब लगाने का काम भी जिम्मेदारी रहता है सेफ्टी ऑफिसर का। तो ये सब जो है क्या जी सेफ्टी ऑफिसर का कुछ प्रमुख जिम्मेदारी है। अगर इंटरव्यूअर पूछता है और इतने सारे जिम्मेदारी उसको बता देते हैं तो वहां पे जो है आपका एकदम 100 में 100% ये क्वेश्चन एकदम सही होता है। अगला क्वेश्चन जो होता है, आपको पता है कि सेफ्टी में हम लोग हेल्थ सेफ्टी और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो वहां से पूछा जा सकता है कि आप हेल्थ के बारे में क्या जानते हैं? स्वास्थ्य के बारे में आप क्या जानते हैं? चाहे स्वास्थ्य किसे कहेंगे? तो आपको कहना पड़ेगा हेल्थ मीन स्टेट ऑफ वेल बींग इन बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। हेल्थ का, स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जो भी जो व्यक्ति है वो फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से, साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ हो, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे जी? हेल्थ कहेंगे। अभी क्या है जी? उसके बाद जो है छठा क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, एकदम पूछा ही जाएगा। अगर आप फ्रेशर है चाहे एक्सपीरियंस भी है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैजार्ड क्या है, व्हाट इज हैजार्ड। तो आपको पता होगा, आपने डिप्लोमा में पढ़ा होगा कि हैजार्ड को हम लोग क्या कहते हैं जी? खतरा। उसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो खतरा है। तो खतरा किसको कहेंगे? इसमें काफी सारे लोगों को, काफी सारे स्टूडेंट को क्या किया जाता है जी? कंफ्यूज किया जाता है इंटरव्यू में। ठीक है जी। उसका भी पर्पस है, हम आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको बोल देंगे आपको कुछ नहीं आता है, आपका पैसा जो है कम देंगे आपको। तो वहां से पूछा जा सकता है कि हैजार्ड क्या है?
ठीक है जी। तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं ए हैजार्ड इज एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म। खतरा जो है कुछ भी हो सकता है जिसके पास आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो या फिर जो नुकसान पहुंचाने का कारण बने, उसको हम लोग कहेंगे खतरा। तो अब देखिए यहां से इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कैसे घुमाएगा कि आप कह रहे हैं कि हजार जो है कुछ भी हो सकता है जिसके पास क्षमता हो। तो आपके पास क्या है जी, आप जो है जिस पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है जी, वो क्या है जी, हजार है। तो कैसे वो हजार है, कैसे उसके पास क्षमता है, वो आपको तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो आपको कहना पड़ेगा कि हजार सर कुछ भी जो होता है जो खतरा है, खतरा जो है तभी हमको पहुंचेगा जब हम लोग उससे कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। पेन है, हमको पता है खतरा है, लेकिन हम उसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं होंगे, उस पर कुछ वर्क नहीं कर रहे, उससे हम लोग रिलेशन नहीं बना रहे, तो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है जी। लेकिन उस पेन में इतना क्षमता है कि अगर हम उस पर कुछ वर्क करते हैं तो उससे हमको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है जी। तो ऐसे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अब अगला जो है छठा क्वेश्चन जो है आपसे इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है जी, तो पूछ सकता है व्हाट इज वेलफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, जो है जो लोग खासकर ईएचएस ऑफिसर के लिए जाते हैं जॉब पे, उससे ये क्वेश्चन एकदम ऑटोमेटिक जो है कि एकदम जाहिर सी बात है पूछा जाता है कि आप वेलफेयर का मतलब क्या समझते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है सीधे कह देते हैं सर वेलफेयर मतलब क्या है जी, वेलफेयर का मतलब सर टॉयलेट बाथरूम। ये सब नहीं, वेलफेयर का एक कंप्लीट उसको डिफिनेशन बताना पड़ेगा कि वेलफेयर क्या है। ठीक है जी। वेलफेयर का हिंदी होता है सुख सुविधा। ठीक है जी। वेलफेयर का मतलब होता है वेलफेयर इज ए प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटी टू फुलफिल द नीड ऑफ वर्कर फॉर मेंटेनिंग दियर हेल्थ एंड सेफ्टी। वेलफेयर क्या है जी, एक प्रकार का बेसिक फैसिलिटी है, एक बेसिक सुख सुविधा है जो एम्प्लॉयर के द्वारा वर्कर को दिया जाता है ताकि वर्कर जो है अपने हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन रखे। ठीक है जी, उसको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। ये वर्कर का, एम्प्लॉयर का शौक नहीं होता है कि आपको कोई फैसिलिटी दे, लेकिन वो इसका जिम्मेदारी है, इसको कानूनी रूप से बाध्य किया गया है कि उसको ये फैसिलिटी देना है। मान के चलिए कि आप क्या है जी, आप जो है काम कर रहे हैं, तो अपने हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन रखने के लिए आपको जरूरी है कि आपको क्या है जी, प्रॉपर पानी पीने के लिए मिले, टॉयलेट बाथरूम मिले, है ना जी, सिटिंग अरेंजमेंट मिले ना। अगर नहीं रहेगा, आप लगातार जो है 8 घंटा बिना पानी पिए हुए काम करते हैं, तो आपको हेल्थ एंड सेफ्टी, आपको जो है स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। तो उसी को मेंटेन करने के लिए जो फैसिलिटी दिया जाता है उसको बोलेंगे वेलफेयर फैसिलिटी। अब मान लीजिए टॉयलेट है, क्यों दिया जाता है जी, अगर आप टॉयलेट को रोक करके रखते हैं 8 घंटा तो बहुत सारी प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो उसको, आपको बीमारी ना हो उसको, उसके लिए जो हम लोग वेलफेयर फैसिलिटी जो है वर्कर आपको, सॉरी एम्प्लॉयर जो है आपको देता है। ठीक है। जैसे आपका टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, कि जो है कि आपका जो है कैंटीन हो गया, आपका ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो गया, रेस्ट रूम हो गया, चेंजिंग रूम हो गया, तो ये सब क्या है जी, वेलफेयर फैसिलिटी है। इट इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ टॉयलेट, यहाँ पे कह भी रहा है, वॉशिंग फैसिलिटी, चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम, ड्रिंकिंग वाटर, ये फर्स्ट एड, ये सब क्या है जी, वेलफेयर फैसिलिटी के अंतर्गत आता है। तो आप हमें बता सकते हैं वेलफेयर का अच्छा सा आप आंसर दे सकते हैं। हिंदी में देना चाहे तो हिंदी में देना चाहे, हम इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में देना, हम दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कोई फेल करने का, कोई क्वेश्चन ना देने का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता है। छठा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैजार्ड। अब तो हैजार्ड तो बता दिया जी कि कोई भी ऐसा चीज जिसके पास हमको नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो उसको हम लोग हैजार्ड कहेंगे। तो सातवां जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैजार्ड, हैजार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो कह सकते हैं देयर आर 6 टाइप ऑफ हैजार्ड। ठीक है जी। 6 प्रकार का जो है खतरा होता है, जिसमें पहला होता है मैकेनिकल हैजार्ड। अब देखिए मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब जहां भी मैकेनिकल कहा जा रहा है वहां पे समझिए कि मशीन का बात कर रहा है, कुछ टूल्स इक्विपमेंट का बात कर रहा है। तो मैकेनिकल का हैजार्ड का मतलब इट इंक्लूड अनगार्डेड इक्विपमेंट और मशीन, पिंच पॉइंट एंड व्हीकल इटीसी। मैकेनिकल हैजार्ड में हम कह सकते हैं इसमें शामिल हो सकता है कि जो भी जो है औजार है जिसमें अनगार्डेड, उसका कवर नहीं है, उसका गार्ड नहीं है। ठीक है जी। कोई पिंच पर जो नोकीला पॉइंट है या फिर व्हीकल है, वो सब क्या है जी, मैकेनिकल हैजार्ड है। आप समझने के लिए समझिए कि जो भी जो है हजार, जो भी जो है नुकसान अगर आपको जो है किसी मशीन के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, तो जो चीज आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे मैकेनिकल हैजार्ड। मतलब जब मशीन, कोई भी ऐसा मशीन जो आपको नुकसान पहुंचाए, ठीक है जी, उसको हम लोग कहेंगे मैकेनिकल हैजार्ड। दूसरा चीज है बायोलॉजिकल हैजार्ड। आराम से समझते, बायोलॉजिकल है ना जी, बायोलॉजिकल मतलब कोई भी अगर जीव जंतु से अगर आपको खतरा पहुंचता है तो उसको हम लोग बायोलॉजिकल हजार्ड कहेंगे। जैसे इट इंक्लूड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से आपको खतरा पहुंच सकता है, वायरस, वायरस से भी खतरा पहुंच सकता है,
प्लांट्स पेड़ पौधे से भी खतरा पहुंचता है, बर्ड चिड़िया से भी खतरा पहुंचता है, एनिमल से भी खतरा पहुंचता है, और ह्यूमन से भी खतरा पहुंचता है। ह्यूमन से कैसे खतरा पहुंचेगा? अगर आप लोग के पास अगर अच्छा नॉलेज है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जब आप बताइए। केमिकल केमिकल हजार्ड होता है तीसरा। ये क्या जी? अगर भी कोई भी रासायनिक पदार्थ जो आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है तो उसको हम लोग केमिकल हजार्ड की कैटेगरी में लेंगे। फिजिकल हजार्ड जो भी जो है इन्वायरमेंट का जो है फिजिकल जो है कि फिजिकल कंपोनेंट है, अगर उससे कोई नुकसान पहुंचता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे जी? फिजिकल हजार्ड। जैसे फायर हजार्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्लिपरी सरफेस हो गया, ये सब फिजिकल हजार्ड की कैटेगरी में आएगा। आगे क्या है जी? ऑर्गेनाइजेशनल एंड साइकोलॉजिकल हजार्ड, मतलब मानसिक रूप से कोई भी ऐसा जो है कि दबाव, कोई भी जो है अगर कोई भी ऐसा चीज जो आपको मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाए तो उसको हम लोग कहेंगे साइकोलॉजिकल हजार्ड। जैसे अनडिजायरेबल वर्क डिमांड, बिना मतलब का आपको जो है काम का प्रेशर दे रहे हैं, वो क्या है? साइकोलॉजिकल हजार्ड है। स्ट्रेस, आपको टेंशन दे रहा है, साइकोलॉजिकल हजार्ड है। आपके साथ गाली गलौज हो रहा है, साइकोलॉजिकल हजार्ड है। छठा जो होता है वो इन्वायरमेंटल हजार्ड। इट इंक्लूड पुअर वेंटिलेशन, लाइटिंग, टेम्परेचर, नॉइज, इनएडिक्वेट स्पेस। ठीक है जी? तो इन्वायरमेंटल हजार्ड में क्या होगा जी? तो वहां पे जो भी जो है अगर जो है कि क्या जी? वेंटिलेशन की कमी है, लाइटिंग की कमी है, टेम्परेचर कम ज्यादा है, नॉइज है, तो ये सब इन्वायरमेंटल हजार्ड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है जी? आठवां जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इन्वायरमेंटल हजार्ड के बारे में देखिए। ये देख रहे हैं जी, यहाँ पे जो भी जो है ये सब क्या है? मशीन वगैरह पर लोग वर्क कर रहे हैं, ये सब क्या है? मैकेनिकल हजार्ड है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको मार्क करके दिखाते हैं। जैसे देखिए ये क्या जी? मशीन है, इसको दिखाया गया क्या जी? मैकेनिकल हजार्ड है। यह भी मशीन रोटेट कर, ये मैकेनिकल हजार्ड है। यह भी जो है मैकेनिकल हजार्ड है। ये सब मैकेनिकल हजार्ड है। ये बायोलॉजिकल हजार्ड है। देख रहे हैं यहाँ पे कुछ जीव जंतु के जो है उससे लेकर के उसके जो है कि टुकड़ों से लेकर काम कर रहा है, तो भी जीवाणु, वायरस, कीटाणु, जीवाणु जो भी हो इसमें हो सकते हैं। ये सब बायोलॉजिकल हजार्ड है। ये देखिए केमिकल हजार्ड है, जो भी रसायन पदार्थ है ये आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। ये देखिए सब लोग टेंशन में है, ये साइकोलॉजिकल हजार्ड है। ठीक है जी? आगे हम लोग चलते हैं। आगे को है क्या क्वेश्चन दिया गया है? आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी? आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को डिप्लोमा में शायद नहीं पढ़ाया गया होगा। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि आखिर जो है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं व्हाट इज द रीजन फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस एंड व्हाई नीड टू प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस। मतलब क्या रीजन है, क्या कारण है कि कार्यस्थल पर जो है प्रभावशाली तरीका से हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाता है। आखिर मतलब कहने का मतलब होता है कि क्या कारण है कि हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं, तो क्या कारण है कि एम्प्लॉयर जो है आपके कंपनी में जो है अपने कंपनी में जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करेगा। वो तो शौक से नहीं ना मैनेज कर रहा है जी। एक सेफ्टी ऑफिसर रखा है, फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, सेफ्टी टीम को रखा है, तो उसको खर्चा देना पड़ रहा है। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा जिसके चलते उसको अपने साइट पे वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना पड़ रहा है। तो क्या रीजन हो सकता है जी? या फिर क्या उसका जो है कि जरूरत है कि सेफ्टी को मैनेज करना पड़ेगा? तो देखिए क्या जरूरत होता है। देखिए हम यहाँ पर लैंग्वेज के माध्यम से पहले समझते हैं, फिर आपको समझाएंगे। कह रहा है ए सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम द इंजुरी एंड इलनेस। अगर जो है एक सुरक्षित जो है क्या है जी एंड एक स्वास्थ्य कार्यस्थल है, तो क्या है जी वहां पे हम लोग वर्कर को जो है इंजुरी और बीमारी से बचा सकते हैं। इसलिए जो हम लोग सेफ्टी को मैनेज करते हैं। अगर हमारा कार्यस्थल सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो हमारे जो वर्कर रहेंगे वो क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, उसको किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं होगा, किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं होगा। आगे कह रहा है इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एंड राइज टू एम्प्लॉय मोरल। जो सेफ्टी जो मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर हम अपने साइट पे या फिर हम कह सकते हैं कि सर अगर आपके कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जा रहा है तो आपके कंपनी का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। ठीक है जी? एम्प्लॉय का मनोबल भी बढ़ेगा। ठीक है जी? जब एम्प्लॉय का मनोबल बढ़ेगा तो और ध्यान लगा काम करेगा। ठीक है जी? जैसे मान के चलिए आपके साइट में अगर एक किसी व्यक्ति का हाथ कट जाता है तो उसके साथ काम करने वाले 10 वर्कर जो है डर जाते हैं, फिर वो फुल इफिशियंसी से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी? लेकिन आपके साइट पे किसी को कुछ नहीं हो रहा है तो उसका मोरल अच्छा है कि हम और अच्छा से काम करेंगे, हमको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है तो और अच्छा से काम करेगा। इन अदर वर्ड सेफ्टी इज गुड फॉर बॉनीज एंड देयर आर थ्री रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। ये क्या है? सेफ्टी क्या है? आपके अच्छे बिजनेस के लिए जरूरी है, आपके जो है बिजनेस अच्छा चले इसके लिए सेफ्टी जरूरी है। और बेसिकली हम लोग कह सकते हैं सेफ्टी को मैनेज करने का 3 रीजन है। 3 प्रकार से हम लोग सेफ्टी को जैसे 3 रीजन के चलते 3 कारण है जिसके चलते हम लोग सेफ्टी को मैनेज कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो पहले तो आपको पता ही हो गया कि सेफ्टी को मैनेज करेंगे तो आपका वर्कर सुरक्षित रहेगा। ठीक है। तो पहला जो रीजन होता है हम लोग सेफ्टी को मैनेज करने का, वो होता है मोरल रीजन। मोरल मतलब होता है नैतिक जिम्मेदारी। क्या होता है जी? नैतिक जिम्मेदारी। तो आपका जो है एक मनुष्य होने का कर्तव्य बनता है। ठीक है जी। आप एक एम्प्लॉई हैं, आप एक क्या है जी, मनुष्य हैं। तो आपका एक कुछ ना कुछ क्या है जी, मोरल होता है, कोई भी आप कुछ ना कुछ आपका नैतिक जिम्मेदारी होता है। तो उस नैतिक जिम्मेदारी में ये शामिल होता है कि आप किसी से काम करवा रहे हैं तो, या फिर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति है तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपका जिम्मेदारी है, कि उसको किसी भी प्रकार का इंजुरी ना हो, ये आपका ध्यान रखने का जिम्मेदारी है एक मनुष्य होने के नाते। ठीक है जी। तो पहला तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी कहता है कि जो भी लोग से हम काम करवा रहे हैं उसको सुरक्षित रखें। तो ये हो गया मोरल रीजन, इसके चलते हम लोग को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है जी। क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, जानवर होते तो कोई बात नहीं रहता था, हम लोग मैनेज नहीं करते, लेकिन मनुष्य है तो हमारा जिम्मेदारी है, अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। ये हमारा मोरल रीजन है। दूसरा क्या है जी? लीगल रीजन। ये दूसरा जो है क्या जी? लीगल रीजन मतलब कानूनी, कानूनी कारण। अब देखिए, हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेज करने का कुछ कानूनी कारण भी होता है। अगर आप अपने कंपनी में, अपने साइट पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारा प्रकार का क्या जी, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जैसे आप कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे प्रकार का ऑथोराइजेशन लिए होंगे, लाइसेंस लिए होंगे, अप्रूवल लिए होंगे। ठीक है जी। साथ ही साथ भारत सरकार के जो है, जो संविधान है, जो फैक्ट्री एक्ट है, उसमें भी ये डिसाइड किया गया है कि जो भी वर्कर आपके कंपनी में काम करेंगे उनको सुरक्षित रहना चाहिए। उनको अगर नुकसान होता है तो आपके कंपनी में पेनाल्टी लग सकता है, आपका कंपनी बंद हो सकता है। जो भी लाइसेंस अथॉरिटी लिए हुए हैं वो अपना लाइसेंस अथॉरिटी रद्द करेगा, क्योंकि आपका काम करने का तरीका ठीक नहीं होगा। यह भी कारण है कि अगर जो है एम्प्लॉयर अपने साइट पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये भी एक रीजन है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का। दूसरा हो गया, तीसरा रीजन है इकोनॉमिक रीजन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल रीजन। ठीक है जी। इसका मतलब होता है, अगर आप साइट पे, फाइनेंशियल रीजन का मतलब होता है कि अगर आप साइट पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कीजिएगा तो आपको क्या होगा जी, फाइनेंशियली बेनिफिट होगा। जैसे मान के चलिए कोई कंपनी जो है अगर साइट पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं कर रहा है तो क्या होगा जी, उसके साइट पे एक्सीडेंट होगा। जब एक्सीडेंट होगा तो जो भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा उससे घर वाला कंपनी से क्या मांगेंगे जी, मुआवजा मांगेंगे, उसको मुआवजा देना पड़ जाएगा। उसके बाद ये खबर फैक्ट्री एक्ट वालों को पता चलेगा, सरकार को पता चलेगा, वो क्या करेगा जी, फाइन करेगा कि तुम्हारे साइट पे कैसे एक्सीडेंट हुआ। ठीक है जी। तुम इसका मतलब अरेंजमेंट नहीं किया है, तुम फाइन दो, तो वो भी फाइन लगाएगा। तीसरा चीज, जो भी वो लाइसेंस लिया है वो भी सब रद्द करेगा, जिसके चलते उसको बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए जो है ये जरूरी है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाए। कोई टेंशन ही नहीं रहे, एक सेफ्टी ऑफिसर को 20,000 रुपए दे रहे हैं, 100 वर्कर को आसानी से काम करा रहे हैं। तो ये तीन रीजन होता है, ये एकदम याद रखिएगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज क्यों किया जाता है, इसका मैनेज करने का क्या रीजन है। तो कहना पड़ेगा देयर आर थ्री रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। फर्स्ट मोरल रीजन, सेकेंड लीगल रीजन, और थर्ड इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल रीजन। ये तीन क्या है जी, रीजन है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का। आगे देखिए आगे क्या कहता है। आगे जो आप लोग का 9वां क्वेश्चन है वो क्या है, वो देखिए क्या कहता है। अभी आपसे देखिए, यह भी क्वेश्चन जरूरी है, पूछा जा सकता है। अब सब लोग जानता है कि पीपीई क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। ठीक है जी। आपसे पूछा जाएगा पीपीई का नाम बताइए, आप कोई भी नाम बता देंगे। ठीक है जी। लेकिन वहां से पे आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट आर द 5 जनरल पीपीई। ठीक है जी। या फिर व्हाट आर द मैंडेटरी पीपीई, मतलब 5 जनरल जो पीपीई है, जो 5 साधारण पीपीई है, या फिर 5 जो अनिवार्य रूप से उपयोग होने वाले जो सुरक्षा उपकरण है। ठीक है जी। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है, वो क्या क्या है। तो क्या है जी, इसको एकदम सिंपल से याद कर सकते हैं, इसको ऊपर से लेके चलिए। ठीक है जी। पहला क्या होता है जी, हेलमेट। देख रहे हैं जी ऊपर क्या है जी, इसके ऊपर, ऊपर से लेकर के चलिए एकदम आसान से, इसमें याद करने की कोई चीज नहीं है। क्या जी, हेलमेट। ऊपर क्या होता है जी, हेलमेट। हेलमेट क्या है जी, पहला क्या है जी, हेलमेट। पहला क्या है जी आपका, ये हेलमेट। ये हेलमेट ऊपर चलिए, ये क्या है जी, मिलिट्री पीपी है। उसके बाद ये गूगल, ये भी क्या है जी, मिलिट्री पीपी है। उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड जैकेट, ये भी क्या है जी, ये भी जो है मिलिट्री पीपीई है। उसके बाद ये ग्लव्स, ये भी क्या है जी, मिलिट्री पीपीई है। उसके बाद ये सेफ्टी शूज, ये पांचों क्या है जी, आपका मिलिट्री पीपीई है। कहने का मतलब ये अनिवार्य है, कहीं भी आपको काम करना चाहे, कैसा भी स्थिति हो, वहां पे ये पीपीई होना चाहिए। अगर जो है वहां पे कुछ हजार की प्रकृति बदलती है तो उसमें हम कुछ एडिशनल पीपीई का भी हम लोग
चुनाव करेंगे, एडिशनल पीपीई को भी हम लोग लगाएंगे, लेकिन मैंडेटरी पीपीई का बात हो रहा है तो ये 5 जो है आपका मैंडेटरी पीपीई है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जाएगा भाई? 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत लोगों को पता भी नहीं होता, इसमें काफी कंफ्यूज किया जाता है इंटरव्यू में। ठीक है जी, इसमें इंटरव्यू में काफी कंफ्यूज किया जाता है। क्या जी? व्हाट इज द पीपी एंड इट्स टाइप्स। ठीक है जी, पीपी क्या होता है और इसका ये कितने प्रकार के होते हैं। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, पूछेगा कि पीपी कितने प्रकार के होते हैं, बताते लगते हैं सर हेलमेट, शूज, गूगल, ये सब पीपी के प्रकार है, लेकिन नहीं, वो गलत है। सही तरीका जानिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज इक्विपमेंट यूज टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द एक्सपोजर ऑफ हजार। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण एक प्रकार का क्या है, उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग खतरों से बचाव के लिए करते हैं, या फिर हजार को मिनिमाइज करने, खतरा हजार को जो एक्सपोजर करने की जो है, हजार को इनहेल करने की जो क्षमता है उसको मिनिमाइज करने के लिए करते हैं, या फिर खतरों से बचाव के लिए करते हैं। ठीक है जी, ये जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो रेस्पिरेटरी पीपीई, और दूसरा जो होता है वो नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई। रेस्पिरेटरी पीपीई वी यूज ब्रेथिंग अपरेटस, फिल्टरिंग डिवाइस। रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन संबंधित। ठीक है जी, श्वसन को प्रोटेक्ट करने के लिए, श्वसन तंत्र को प्रोटेक्ट करने वाले पीपीई, जैसे एस्काबा हुआ, सेल्फ ऑपरेटिंग ब्रेथिंग अपरेटस। ठीक है जी, या फिर ब्रेथिंग अपरेटस। ठीक है जी, या फिर फिल्टर डिवाइस। ये क्या है जी? रेस्पिरेटरी पीपीई। ये आपके श्वसन तंत्र को क्या करेगा जी? सुरक्षित करेगा। आपको सर को नहीं बचाएगा, ये आपके श्वसन तंत्र को बचाएगा। दूसरा जो होता है वो नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई। बाकी इसको छोड़ के जो है, श्वसन तंत्र को छोड़ के जो भी जो है सुरक्षा उपकरण है वो सब नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई के अंतर्गत आता है, जो श्वसन तंत्र को प्रोटेक्ट नहीं करता है। जैसे कि नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई इंक्लूड हार्ड हेट, जिसको आप लोग हेलमेट भी बोलते हैं। ठीक है जी, हैंड ग्लव्स, गूगल्स, सेफ्टी शूज, फेस मास्क, एप्रॉन्स, ये क्या जी? रिफ्लेक्टेड जैकेट, ये सब क्या जी? नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई है। ठीक है जी, तो आगे यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चन खत्म होता है, इसका तुरंत हम जो है 102 दिन में सेकंड पार्ट लेकर के आप लोगों के बीच आएंगे। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ये आप जो है मात्र आपको 5 वीडियो हम दे रहे हैं, जो है 10-10 क्वेश्चन का है, उसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को कहीं भी किसी भी प्रकार की इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, तो हम लोग तुरंत मिलते हैं, जस्ट मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है जी, जिसमें 11 से क्वेश्चन होगा कि जो है, और इंटरव्यू का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए इंटरव्यू में क्या होता है ना, कुछ जो है इंपॉर्टेंट, कुछ भारी क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है, वहां पे बेसिक क्वेश्चन को ही उठाया जाता है। ठीक है जी, इंटरव्यूअर जो है आपके ही जवाब से क्वेश्चन करता है, वो पहले आपसे बेसिक क्वेश्चन करेगा। अगर आप कुछ उल्टा सीधा जवाब देते हैं तो फिर वो उसी में से आपसे पूछना स्टार्ट करेगा। आगे जो है एक वीडियो हम अभी लेकर के आने वाले हैं, जिसमें बताएंगे कि कोई भी इंटरव्यू देना चाहते हैं उसको कैसे करेक्ट करें, चुटकियों में आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, उसको चुटकियों में निकाल लेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको खुद मालूम होगा। वो पहले ही हम बता देंगे, कैसे मालूम हो जाएगा कि इंटरव्यूअर जो है आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे जो है उससे इंटरव्यूअर को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपके अनुसार क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दे। ये टिप्स हम लेकर के आने वाले हैं। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल पे जो है आपको काम करने का, सॉरी, आपको पढ़ने के लिए क्या जी, अगर सेफ्टी के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप रियलिटी एंड ड्रीम चैनल पे जाइए। ठीक है, उसके बाद उसके प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पे सेफ्टी इंजीनियरिंग क्लास है, जहां पे सेफ्टी में क्या जी, पे आपको टीबीटी कैसे देना है, ठीक है जी, किस टॉपिक पे टीबीटी कैसे देना है, सारे टॉपिक मिलेगा। सिलेबस के बारे में कैसे क्या पढ़ना है, कैसे निबोस करना है, कैसे आईओस करना है, किसका क्या फायदा है, बहुत सारे बेनिफिशियल चीजें आपको मिलेगी। ठीक है जी, तो अभी तुरंत हम आपके लिए दूसरा पार्ट लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।